इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि 4 लेक्चर्स पर बेस्ड था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपको इस टॉपिक पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये टोटल 31 क्वेश्चंस है जो कि सिंगल करेक्ट आंसर पे बेस्ड है। तो आइए आज मैं आपको इसी क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहता हूं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following property is not shown by charge। हमने आपको बताया था कि चार्ज की 6 प्रॉपर्टी। पहला था कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहला था एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा था कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चौथा था स्किन इफेक्ट, पांचवा था चार्ज इनवेरिएंस और छठा था चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। तो आप देखेंगे पहली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, तो ये तो चार्ज दर्शाती है। दूसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी चार्ज दर्शाती है। स्किन इफेक्ट, ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी चार्ज नहीं दर्शाती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के मतलब होता है डायरेक्शन बताना, और ये मैग्नेट दर्शाता है, चार्ज ये प्रॉपर्टी नहीं दर्शाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड इट इज फाउंड ऑन। चार्ज का जो सबसे कम वैल्यू है वो है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। The least possible value of charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and it is found on। मैंने बताया था कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। तो ये 1.6 19 कूलम का चार्ज इतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी होता है और इतना ही प्रोटॉन पर भी होता है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 minus 19 coulomb and it is found on, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ओनली, अ प्रोटॉन ओनली, बोथ। तो रियल में ये दोनों पर एग्जिस्ट करता है इतना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर भी एंड प्रोटॉन पर भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट क्वांटाइज्ड। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो क्वांटाइज्ड होती है, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी, वो चार्ज है। दूसरा मैंने बताया था एनर्जी ऑफ फोटोन है। तीसरा मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चौथा बताया था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। तो आप देखेंगे चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता ही है, फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन मास ये क्वांटाइज्ड नहीं होता है। मास का कोई मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं है, और जो भी वैल्यूज है वो उस मिनिमम वैल्यूज के मल्टीपल में नहीं आते हैं, इसलिए मास क्वांटाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट आप चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, लिखा हुआ है चार्जिंग ऑफ बॉडी इज ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जिंग ऑफ बॉडी इज ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ। मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी में चार्ज होने का कारण सिर्फ एक ही होता है, और वो है एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली इस पर होगा, प्रोटॉन्स पर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, नन ऑफ दीज। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चले आते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with study of electrostatic force, electric field and electric potential। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप देखिए इस केस में हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कुछ अलग है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग है, जो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है when two bodies A and B are rubbed together A becomes positively charged। it means that आप देखेंगे आपके पास एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B। A में पॉजिटिव चार्ज आया है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और इस बॉडी का जो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो आपको चला गया है B पर। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसका मास डिक्रीज कर जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ A हैज गेन्ड प्रोटॉन, तो ये वाला आंसर तो सही नहीं होगा। A हैज गेन्ड प्रोटॉन, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। A हैज लॉस्ट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन A ने लॉस किया है, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। A हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, A ने इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं किया है। A हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, ये सही है, A ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण इसका मास स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा D। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको दिया गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो जो चीज दिया हुआ है पहले आप उसको नोट कर लें। आपको Q का वैल्यू दिया हुआ, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। उसके बाद E का वैल्यू आप जानते हैं, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके बाद आपको N का वैल्यू निकालना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है Ne, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई E। अब आप Q का वैल्यू पुट करें, Q का वैल्यू 1 कूलम है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -19 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहां निगेटिव पावर है, ऊपर में जाकर के ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये 19 डिवाइडेड बाई 1.6। अगर आप 1 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 0.625 और ये था 10 टू द पावर 19। अगर यहां से 10 आप निकाल लेते हैं तो ये मिलेगा 625 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आप देखेंगे कौन सा आंसर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1.6 ये नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये वाला आपको आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ओनली, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था, ओनली इंटीग्रल मल्टीपल, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हमने आपको बताया था कि चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल पॉसिबल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। अगर हम कहें कि 1.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ऐसा संभव नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वो इंटीजर में होंगे, इसलिए ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज का वही वैल्यू पॉसिबल होता है जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के कूलम इसके मल्टीपल में हो। तब आप देखेंगे 1.6 का मल्टीपल क्या 2.4 है? नहीं, 1.6 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद 2.4 नहीं आता है। 3.6 है? नहीं, ये भी नहीं आता है। 4.8, अगर आप 1.6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आपको मिलेगा 4.8। तो ये 4.8 जो है ये 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला पॉसिबल होगा।
5.6 ये भी आपको 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ना तो आप ये वाला निकाल सकते हैं, ना ये वैल्यू ला सकते हैं, ना ये वैल्यू ला सकते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू पॉसिबल होगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं, पहले इसको मिटा लिया जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखा हुआ है द phenomenon in which temporary charge is developed in the presence of another charged body is called। आपको याद होगा कि अगर हम लोगों ने एक रॉड को किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है और इसके सामने कोई चार्ज रॉड लेकर आते हैं, मान लिया जाए कि इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इस रॉड के एक किनारे पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे किनारे पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये चार्ज इस बॉडी में तब तक रहता है जब तक कि ये चार्ज बॉडी इसके नजदीक मौजूद रहे। लेकिन अगर हम लोग इस चार्ज बॉडी को हटा लें, इस चार्ज बॉडी को अगर हटा लिया जाए तो फिर से ये आपको न्यूट्रल हो जाता है, फिर से ये पहले जैसा ही हो जाता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस फेनोमेनन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो पूछा गया द फेनोमेनन इन विच टेम्परेरी चार्ज इज डेवलप्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, a body has 3 into 10 to the power 11 excess of electrons, what is the value of charge on body। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है n is equal to 3 into 10 to the power 11। E का वैल्यू आप जानते हैं ये होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो आपको बॉडी पर चार्ज मालूम करना है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हम लोग जानते हैं कि जब भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी में चार्ज निगेटिव होगा और ये बराबर होगा n इंटू ई के। n का वैल्यू आप पुट कर दें 3 इंटू 10 टू द पावर 11, e का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपको आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 11 से आप ये कर दें तो ये आपको आ जाएगा 8 इतना कूलम। तो अब देख लें कौन सा आंसर है, -4.8 इंटू 10 -10 8 कूलम इतना कूलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज -4.8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। आइए तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम आपके साथ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज का वही वैल्यू पॉसिबल होता है जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अगर आप 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3.2 मिलेगा। 1.6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 मिलेगा। 1.6 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0 मिलेगा। 1.6 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 मिल जाएगा। अगर 6 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 1.6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 मिलेगा, लेकिन ये 9.0 है, मतलब ये हुआ कि ये 1 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ 3 into 10 power 11 electrons is transferred from glass rod to silk cloth. Charge on silk cloth will be, ये आपके पास एक ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को आपने सिल्क के क्लोथ पर रब किया है, तो ग्लास का रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सिल्क का रॉड इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कितना चार्ज आ जाएगा ये जानने के लिए आपको n का वैल्यू लिखना होगा 3 into 10 to the power 11, E का वैल्यू आपको लिखना होगा 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और Q का वैल्यू आपको निकालना है चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ निकालना है। इसका मतलब ये होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा n into E, n का वैल्यू आप पुट कर दें, n का वैल्यू है 3 into 10 to the power 11, E का वैल्यू है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, तो ये हो जाएगा -4.8 into 10 to the power -8 कूलम, ये वैल्यू आ जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर -4.8 into 10 - 8 कूलम। यहां पे आप देखेंगे ये वाला जो आंसर है वो आंसर राइट आंसर होगा, -4.8 into 10 -8 कूलम। तो आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखता है, चार्ज रिसाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर 2। आपको एक प्रॉपर्टी बताया था स्किन इफेक्ट, जिसमें आपको बताया था कि चार्ज किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है। क्या वजह है, तो इसका वजह यह है टू मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूंकि जब ये सरफेस पर आ जाएगा तो चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा करने से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 15 पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ वन क्वांटम ऑफ चार्ज, मैंने आपको बताया था वन क्वांटम ऑफ चार्ज या मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, इन सभी का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन बॉडी, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन बॉडी, अगर आप बॉडी को इंडक्शन के मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बॉडी में एक किनारे पर यदि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो दूसरे किनारे पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अगर बॉडी एज ए होल की बात करेंगे तो नेट चार्ज इसका 0 हो जाता है, और जिस भी बॉडी का नेट चार्ज 0 होगा उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। तो लिखा है बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन द बॉडी रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये वाला आंसर हो जाएगा। डज नॉट लॉस एनी चार्ज, लूजेस होल ऑफ द चार्ज ऑन इट, लूजेस पार्ट ऑफ चार्ज ऑन इट, ये सब आंसर नहीं होगा, सिर्फ ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। इफ अ बॉडी हैज 3.8 into 10 to the power -15 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन इट हैज, बॉडी के पास +3.8 into 10 to the power -15 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी में कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होगा, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के रेफरेंस में हम लोग कोई बात नहीं करते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का एक्सेस और डिफिशियंसी नहीं होता है। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन द मास ऑफ बॉडी, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ बॉडी। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक रॉड है और इस रॉड पर चार्ज है। अगर आप इसके टच में एक अनचार्ज रॉड लेकर के आते हैं तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज अनचार्ज रॉड में चला जाता है। रियल में जब एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के टच में कोई अनचार्ज कंडक्टर लेकर के आते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन अनचार्ज कंडक्टर से निकल करके चार्ज कंडक्टर में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जिसके कारण इसका मास डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर मान करके चलिए कि ये वाला रॉड निगेटिवली चार्ज था और इसके कांटेक्ट में आप एक अनचार्ज रॉड लेकर के आते हैं तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा जिसके कारण इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर अनचार्ज रॉड को किसी चार्ज रॉड के कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका मास इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ बॉडी में इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज रॉड के साथ ले जाते हैं, टच कराते हैं तो मास डिक्रीज कर जाएगा और निगेटिव के साथ ले जाते हैं तो मास इंक्रीज कर जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। ये आपके पास लिखा हुआ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विल बी। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर के सामने रख देते हैं तो आप जानते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। इस साइड में अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन नेट चार्ज की बात करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो कंडक्टर एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। A cylindrical conductor is placed near a positively charged conductor. The net charge of the conductor acquired by cylindrical conductor will be, net charge इसका जीरो हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। Two spheres A and B of exactly same mass are given equal positive and negative charges respectively. Equal positive and negative charges respectively. Their mass after charging. ये आपके पास एक कंडक्टर है जो कि A है और ये दूसरा कंडक्टर है B है। इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है। इस पर नेगेटिव चार्ज, B पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल दिया गया है। तो हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका मास घट जाता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका मास बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली कि A का मास डिक्रीज कर जाएगा और B का मास इंक्रीज कर जाएगा। तो रिमेन्स देयर मास आफ्टर चार्जिंग रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये गलत है। मास ऑफ A ग्रेटर देन मास ऑफ B, ये भी रॉन्ग है। मास ऑफ A लेस देन मास ऑफ B, ये हो जाएगा, इसका मास डिक्रीज और इसका मास इंक्रीज कर जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। लिखा हुआ 21 पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आप जानते हैं चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंशिएट टू टाइप्स ऑफ चार्ज इज, मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉपर्टी जो दो तरह के चार्ज को डिफरेंशिएट करती है उसे पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस और डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आता है? तो ऐसा करने के लिए आपको दो बॉडी को रब करना पड़ेगा। जब दो बॉडी को रब करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में।
a method for charging a conductor without bringing charged body in contact with it. किसी कंडक्टर पर चार्ज किया जा रहा है दूसरे चार्ज बॉडी के पास ला करके बिना टच किए हुए, तो इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? कॉन्टैक्ट विथ इट इज कॉल्ड, इसी फेनोमेनन को तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, आप चले आएंगे 24 में। इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड व्हेन इट हैज नो चार्ज इम्बैलेंस, व्हिच मींस एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड व्हेन इट हैज अ चार्ज इम्बैलेंस, व्हिच मींस कोई भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो जाएगा कब? जब इसमें चार्ज इम्बैलेंस होगा। चार्ज इम्बैलेंस के क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो प्रोटॉन्स, ये गलत है। ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे तभी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज, और अगर कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपने देखा। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखता है? अ कंडक्टिंग स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, which of the following statement is true? A conducting sphere is negatively charged, which of the following statement is true? हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज तभी होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। तो चार कंडक्टिंग स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम। मेटेलिक कंडक्टर है और मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पर नहीं, पूरे के पूरे वॉल्यूम में नहीं रहता है, बल्कि सिर्फ सरफेस पर ही रहता है। तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम, ये गलत हो जाएगा। चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर पर भी नहीं होता है। चार्ज इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ स्फीयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ऐसा भी नहीं होगा। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें तो वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 25। नेक्स्ट चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर अनदर रॉड बी। एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जो एक दूसरे रॉड बी के करीब लाया गया है। चार्ज रॉड ए अट्रैक्ट्स बी, दिस शोज दैट ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। इस रॉड का नाम है ए। इसके सामने एक दूसरा रॉड बी लाया गया है और ये कहा जा रहा है कि रॉड ए रॉड बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो रॉड ए रॉड बी को अपनी तरफ दो कारणों से अट्रैक्ट कर सकता है। हो सकता है कि बी पर निगेटिव चार्ज रहा हो, बी पर निगेटिव चार्ज रहा हो, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है जिसके कारण ये इधर इसको इधर पुल कर रहा है। अगर निगेटिव चार्ज नहीं रहा तो एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण ये जो किनारा है जो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा और इस पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन चूंकि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज करीब है तो अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्सन के फोर्स से ज्यादा होगा, इस वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये बी वाला रॉड निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रॉड बी इज निगेटिवली चार्ज, रॉड बी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, रॉड बी इज आइदर नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये दोनों की दोनों संभावनाएं हैं, ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जो अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के पास लाया गया है। मेटेलिक स्फीयर केप्ट
on insulating stand. Net charge on the sphere is, ये तो हम लोग शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ये आपके पास एक रॉड है और इस रॉड को आपने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए स्टैंड पर रख दिया है। अब इसके सामने आप एक चार्ज रॉड लेकर के आ रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो इसकी वजह से इसके इस किनारे पर नेगेटिव चार्ज और इस किनारे पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन पूरे कंडक्टर की बात करेंगे तो इस पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा, इसलिए कंडक्टर न्यूट्रल होगा। नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नेगेटिव, यहां वर्ड छूट गया, नेगेटिव चार्ज, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, पहला है नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये गलत है। नेगेटिव and appears on the side facing a positive charge of the rod. Negative and distributed inside the net charge on the sphere is, sphere पर जो net charge हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये वाला आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे। A sphere of bad conductor is given a charge will reside। अगर कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पर ही रिसाइड करेगा, चाहे वो शेल हो चाहे ये सॉलिड कंडक्टर हो। लेकिन अगर ये बैड कंडक्टर होगा तो चार्ज सरफेस पर भी रिसाइड करेगा और चार्ज अंदर में भी रिसाइड करेगा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द एंटायर वॉल्यूम। तो ओनली ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओनली इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड कंडक्टर, ये वाला आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन बचे रह गए हैं फाइनली। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में, अ चार्ज प्लस Q is given a hollow metallic sphere. Now another charge plus Q is kept at the center of hollow metallic sphere. Net charge on the surface of conductor will be, ये आपके पास एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है और इस हॉलो मेटेलिक कंडक्टर को आपने जो चार्ज दिया है वो प्लस चार्ज है, ये इसके आउटर सरफेस पर रिसाइड करेगा। अब आपने इस मेटेलिक स्फीयर के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। जब ये पॉजिटिव चार्ज आप रख देंगे इस पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, जिसके कारण इसके इनर सरफेस पर -Q अमाउंट ऑफ चार्ज और आउटर सरफेस पर +Q अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब अगर बात करें आउटर सरफेस के बारे में, तो दो चार्ज हो गया, पहले से Q था और इंडक्शन के कारण Q + Q, तो आउटर सरफेस पर नेट चार्ज हो जाएगा वो Q + Q हो जाएगा। तो पूछा गया नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर विल बी Q + Q। एक जो चार्ज है वो पहले से मौजूद चार्ज है और दूसरा जो चार्ज है वो इंडक्शन के कारण चार्ज है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सजेस्ट दैट, चार्ज का कंजर्वेशन ये कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहेगा कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, लेकिन टोटल चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता है, वो कांस्टेंट होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए। 31 में आ जाएंगे, अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये रबिंग होगा। अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट आफ्टर चार्जिंग, चार्ज किया गया रब करने से, रब करने पर इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से मास घट जाएगा, जिसकी वजह से वेट घट जाएगा। गेन करने की वजह से मास बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वेट भी बढ़ जाएगा। तो लिखा हुआ है इट्स वेट आफ्टर चार्जिंग रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, इंक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली, मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 1.1 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में मैंने जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिजाइन किया है वो इतना ही क्वेश्चन बनता है।
एडवांस लेवल पे आप जाएंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे तो और भी क्वेश्चंस आपको बनेगा, बट बोर्ड लेवल पे इतना ही क्वेश्चंस बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, तो आपका बेसिक्स लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस के साथ भी आपको बेसिक्स लेवल कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपके साथ अगली क्लास में करेंगे। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.2। तब तक के लिए मुझे इजाजत।